नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए टीजीटी पीटी 2024 का एग्जाम जो होने वाला है हिंदी के लिए, हिंदी में आज मैं शुरू की हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आज मैं बता रही हूँ द्विवेदी युग और छायावाद। द्विवेदी युग और छायावाद, आधुनिक काल और भारतीय युग मैंने करा दिया है और आज द्विवेदी युग शुरू कर रही हूँ। तो चलिए टॉपिक वाइज मैं द्विवेदी युग मेन तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य जितने भी दिए गए, जितने से प्रश्न बनते हैं और आते हैं उतना मैं करा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का समय सीमा पहले जान लेते हैं। तो द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी माना गया है। कितना माना गया है? 1900 से 1918 ईस्वी माना गया। 1918। इसको द्विवेदी युग को किस काल नाम से और जानते हैं? ध्यान रखिएगा, जागरण सुधार काल, यानी जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? जागरण सुधार काल, ये भी याद रखिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, यानी किसने, किसके नाम पर हुआ द्विवेदी युग का? तो इसका नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर, द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। आगे है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। वह कौन है जो ब्रज भाषा में अपना पूरा काव्य लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है? तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। आगे है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधार उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह कौन से हैं साहित्यकार? तो नाथूराम शर्मा यानी शंकर। यह नाथूराम शर्मा उर्फ शंकर। आइए आगे देखते हैं। ज्ञान राज के संचित कोश ही का नाम क्या है? साहित्य है। ज्ञान राज के संचित कोश का ही नाम एक साहित्य है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आगे है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है, किस नाम से है? तो यह है आपका संपत्ति शास्त्र नाम से है। यह ग्रंथ संपत्ति शास्त्र नाम से है। आगे है प्राचीन पंडित और कवि, रचना किसकी है? तो प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। आगे है जूही की कली कविता, निराला द्वारा रचित है। ये जूही की कली कविता को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक कौन है? तो यह बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आइए आगे देखते हैं। द्विवेदी युगीन कवि हैं, यानी द्विवेदी युगीन मेन इंपॉर्टेंट कौन से कौन कौन कवि हैं वो जिनको बार बार पूछा जाता है, उनको मैं हाईलाइट की हूँ। तो ये द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं, गोपाल शरण सिंह हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे, ये सब है द्विवेदी युगीन इंपॉर्टेंट कवि। मैं इन्हीं का नाम केवल दी हूँ, और भी हैं लेकिन इन्हीं से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता। आइए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, तो वह कौन कवि है? तो मुकुटधर पांडे जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक जी। आगे है श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं, इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें रखा है। तो श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक, ये सब रचनाएं किसकी हैं? श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? काव्य पवन एक काव्यकृत है,
इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, यह पूछा गया आपसे, तो 1909 ईस्वी है। कितना है, 1909 ईस्वी। आगे है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। हरिऔध जी। आइए आगे देखते हैं। आगे याद रखने योग्य इंपॉर्टेंट आपके टिप्स हैं, जिसको मैं इंपॉर्टेंट करके दी हूँ, इसको याद रखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम क्या था? वज्रांगना विलाप। इसका पहले क्या नाम था? वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका 1914 ईस्वी है इसका प्रकाशन प्रिय प्रवास का। प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है। इसको जरूर इंपॉर्टेंट रखिएगा। आगे है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबते, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार कौन है? ये सारी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, जिनको हरिऔध नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न में पूरा नाम नहीं देता, हरिऔध ही दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये उन्हीं का नाम है। आइए आगे देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हरिऔध जी हैं, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। यह लाइन प्रिय प्रवास से ली गई है। आगे है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप किस रूप में दिखाया गया है? तो राधा का रूप समाज सेविका के रूप में दिखाया गया। किस रूप में? समाज सेविका के रूप में दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता किस तरह की है? तो द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। इससे जरूर प्रश्न बनता है, टीवीटी हो या पीजीटी हो, किसी न किसी में जरूर पूछा जाता, कभी कभी दोनों में पूछ लिया जाएगा। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो वह कौन से कवि हैं जिनको हर गीत का छंद का बादशाह कहा जाता है? यह मैथिली शरण गुप्त जी, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कहा है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। यह कथन किसके बारे में? मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे है भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ है? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ है। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रीय किस काव्य में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो यह है आपका कौन है? भारत भारती। आगे देखते हैं राजपूत आन की कथा। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में यह कथा मिलती है। आइए आगे देखते हैं। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुड़ाल, द्वापर, ये इत्यादि काव्य ग्रंथ रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, जरूर याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है, वह कौन सी रचना जो महाभारत की कथा पर आधारित है? वह है वन वैभव, सैरंध्री, वक्त संहार। ये तीनों रचनाएं महाभारत की कथा पर आधारित है, वन वैभव, सैरंध्री और वक्त संहार। आइए आगे देखते हैं। आगे है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में रचनाएं हैं सारी। साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। आगे है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है। यह किस प्रकार का काव्य है? तो एक खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम। तो क्रम है भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। आगे है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है?
तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक यानी सबसे मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग यानी नवम सर्ग। आगे देखते हैं साकेत की कथा का मुख्य संबंध किससे जुड़ा है। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है। आगे है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। इसका मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना क्योंकि ये समाज से उपेक्षित मानी गई थी। आगे है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आगे है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तो यह पूरी काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। किसकी हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो आइए अब मैं देखती हूँ छायावाद। तो छायावाद के बारे में थोड़ा देखते हैं। छायावाद को और हम किस नाम से जानते हैं, स्वच्छंदतावाद। किस नाम से, स्वच्छंदतावाद के नाम से भी जानते हैं। छायावाद का समय सीमा क्या माना गया है, तो 1918 से 1936 ईस्वी माना गया है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद काल नाम और भी है एक स्वच्छंदतावाद काल, और इसकी समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के छायावाद काल के। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने छायावाद को शब्द का। आगे है शैलबाला, पूजा के फूल, हृदय दान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार कौन है। तो सारी रचनाएं किसकी है, तो मुकुटधर पांडे की है। आइए आगे देखते हैं काव्य पंक्तियां सुमेलित करनी है। एक तरफ काव्य पंक्तियां, दूसरी तरफ कवि है। विपुल मणि रत्नों का छवि जल है, यह पंक्ति की है। किसकी है, पंत जी की है। ये कवि किसके हैं, काव्य पंक्तियां किसकी है, पंत जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, ये पंत जी की है। जीवन का लेकर नव विचार, यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, यह निराला जी की काव्य पंक्तियां हैं, इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है, यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। आगे है छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। तो शक्ति काव्य किसने कहा है, तो वह है कवि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, तो यह कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। आगे है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है, यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। तो किसने किया था, तो महादेवी वर्मा ने किया था। किसने किया था, महादेवी वर्मा ने किया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन किसका है, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का, क्योंकि कथन भी पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न में रिपीट हुए हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है किसका। तो प्रतीक शैली पर प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी साहित्य का। किसका, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है प्रतीक शैली पर। आगे है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं छायावादी युग का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो छायावादी युग का प्रवर्तक माना गया है जयशंकर प्रसाद को। किसको माना गया है, जयशंकर प्रसाद को। आइए आगे देखते हैं। आगे है छायावाद की पहली रचना कौन सी है, तो छायावाद की पहली रचना है झरना। कौन है, झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1918 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। आइए आगे देखते हैं कवियों का आरोही क्रम। आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा।
आधुनिक काल की वह काव्य धारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो कौन सी काव्य धारा है? तो छायावाद है। छायावाद में किसकी भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की। आगे है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, विशेषताएं किसकी हैं? यह सारी विशेषताएं हैं छायावाद की। आगे है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। क्या है? छायावाद। आगे है इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा जरूर से जरूर, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको मैं एक जगह करके आपको दे रही हूँ ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है, तो किस प्रकार का दर्शन है? तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। क्या किस प्रकार का है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो कितने सर्ग हैं? क्योंकि इससे पूछा जाता 15 सर्ग हैं, लेकिन इसमें नाम जब पूछ देता है एक किस नंबर पे है, तो ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है उस समय, इसलिए मैंने क्रम से दे दिया है। तो पहले नंबर पे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग हैं। आइए आगे देखते हैं, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी को असफल काव्यकृत किसने कहा है? तो कामायनी को असफल काव्यकृत इंद्रनाथ मदान ने कहा है। आगे है कामायनी में श्रद्धा तथा मनु का प्रतीक किसको माना गया है? तो कामायनी में श्रद्धा तथा मनु का प्रतीक हृदय तथा मन को माना गया है। आइए आगे देखते हैं, कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विरोह को का इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। आगे है जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रजभाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई है, तो कौन सी रचना है? वह प्रेम पथिक है। उर्वशी एक चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन, कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत, ये इस सारी रचनाओं के रचनाकार कौन है? ये सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आगे है 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं कितनी है? तो सारी कविताएं कितनी कुल कविताएं हैं? तो 24 हैं। कितनी है? 24। प्रसाद द्वारा रचित आंसू किस प्रकार का काव्य है? तो एक विरह काव्य है। किस कैसा है? विरह काव्य। आगे है यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं किसकी हैं? ये सब, तो ये सारी रचनाएं यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रस, ये सारी रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। आगे महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। कौन है? निहार प्रथम काव्य संकलन है। प्रथम काव्य संकलन है। आइए आगे देखते हैं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की है। आइए आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है, वह कौन सा काव्य है? वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित, तो सप्तपर्णा है। कौन सा है? सप्तपर्णा। आइए आगे देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो कृतिवास रामायण का है। सर्वाधिक प्रभाव कृतिवास रामायण का पड़ा है राम की शक्ति पूजा पर। आइए आगे देखते हैं, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
आगे है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह काव्य पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत के हैं। किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह युगांत काव्य संग्रह से यह पंक्तियां ली गई हैं। आइए आगे देखते हैं, युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता कौन सी है? तो युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है, गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यह पहली काव्य पंक्ति है। आइए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा जरूर। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। लोकायतन महाकाव्य उनका। यह कृत महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि किस पर आधारित है लोकायतन महाकाव्य? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। आगे है, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्या, वीणा, गिरजे का घंटा के रचनाकार कौन है? तो इन सारी रचनाओं के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। आगे है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस कृत पर मिला है? तो इनको चिदम्बरा काव्य कृत पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन है? तो इनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में लिखी गई है। आइए आगे देखते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? ये पंत जी का, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। आइए आगे देखते हैं, वह कृत जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, तो वह कौन सा कृति है? वह कौन सी कृति जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? वह कृति है लोकायतन। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। आइए आगे देखते हैं, आगे है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई? कौन सी हुई है? पल्लव काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे, तो कौन है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आइए आगे देखते हैं, उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। किनको कहा जाता है संधि स्थल का कवि? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आगे है, सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है, किसको कहा है? तो बेड़ा काव्य संग्रह को कहा है। आगे है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है गुंजन 1932 ईस्वी में, युगांत 1932 ईस्वी में, ग्राम्या 1940 ईस्वी में, लोकायतन 1964 ईस्वी में। आगे है, छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। आगे है, महाकाव्य या प्रबंध काव्य किसको कहा जाता है? तो कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। ये महाकाव्य या प्रबंध काव्य दोनों नाम इसका है। कामायनी को महाकाव्य प्रबंध काव्य कहा जाता है, प्रियप्रवास को भी कहा जाता है और साकेत को भी कहा जाता है। आगे है, बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आइए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है, तो महाप्राण किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। आगे है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं, तो ये सारी उनकी रचनाओं को इंपॉर्टेंट रचनाओं को मैंने दे दिया है। इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब है किसकी? निराला जी की काव्य रचना। आगे है, गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए आगे देखते हैं, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? तो नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार निराला जी हैं।
आगे है परिमल तथा अणिमा काव्यकृत के रचनाकार कौन है? तो परिमल तथा अणिमा काव्यकृत के रचनाकार निराला जी हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण किसका किया गया है? इस कविता में, इस काव्य पंक्ति में चित्रण किया गया है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। किसका? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? महिसादल मेदिनीपुर यानी पश्चिम बंगाल में। यह स्थान है पश्चिम बंगाल में, महिसादल मेदिनीपुर। आइए आगे देखते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ किसका? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आगे है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ नभ निरस्त रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह क्रुद्ध कपि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह निराला जी की रचनाएं हैं। काव्य पंक्ति निराला जी की है। यह कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। आइए आगे देखते हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। निराला की लंबी कविताएं हैं, तो लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति है, कुकुर मुत्ता है और राम की शक्ति पूजा है। आइए आगे देखते हैं। आगे निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। आगे है यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित धन घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से लिया गया है, इसको निराला की कविता से। आइए आगे देखते। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके भी निराला जी हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए देखते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ याद रखने योग्य है। मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? मुक्तक छंद के प्रणेता निराला जी हैं। निराला द्वारा रचित जूही की कली जो 1916 ईस्वी में रची गई है, ये मुक्तक छंद की कविता है। रबड़ या केचुआ छंद किसको कहा जाता है? तो रबड़ या केचुआ छंद कहा जाता है निराला की कविताओं को। निराला की कविताओं को रबड़ या केचुआ छंद कहा जाता है। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आगे सरोज स्मृति जो 1935 ईस्वी में है, इसमें वर्णित है निराला जी की पुत्री के बारे में सारा वर्णन किया गया है, क्योंकि उन्हीं की याद में इन्होंने सारा लिखा, क्योंकि वो बचपन में ही बहुत उनकी दुलारी प्यारी बेटी थी, उनका देहांत हो गया, उसी की याद में इन्होंने लिखा है सरोज स्मृति। निराला की अंतिम कविता है कौन है? पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, यह इनकी अंतिम कविता है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी शीर्षक कविता से है यह पंक्ति। आगे है निराला की व्यंग्यात्मक कविता कौन है? तो व्यंग्यात्मक कविता कुकुर मुत्ता है, जो समाज पर किया गया है, कटाक्ष है राजनीतिक समाज पर। आइए आगे देखते हैं। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उत्तर छायावादी कवि कौन कौन है? उत्तर छायावादी कवि है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर सुख और अंचल, ये सब छायावादी उत्तर छायावादी कवि हैं। हैंड्स माटा का संबंध किससे है? तो हैंड्स माटा का संबंध छायावादी काव्यांदोलन से है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार कौन है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार है माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और उदय शंकर भट्ट। ये लोग हैं किसके रचनाकार? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हम बिस पाई जन्म के, यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। सूत की माला
हरिवंश राय बच्चन की है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। अब आज मैंने आपको आधुनिक काल का द्विवेदी युग और छायावाद मैंने पूरा कंप्लीट किया है और पीछे आधुनिक काल पूरा कंप्लीट की हूँ। अब मिलूंगी मैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।